Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 8th of April, so let's get started. Alright, first news is with respect to onion exports to UAE. Now see, आपको पता है कि इस बार लोकसभा इलेक्शन होने की वजह से गवर्नमेंट ये जो टॉप्स में खासकर जो आता है इन्फ्लेशन हर सीजन में टोमेटो ओनियन एंड पोटैटो, तो इसको ध्यान में रखते हुए कि इलेक्शन पे इसका नेगेटिव असर ना हो तो गवर्नमेंट ने क्या किया था कि आपके एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा दिया था ओनियन के। बट बट एक चीज रखी थी कि अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहीं पे हमें प्रोवाइड करना होगा तो हम उस तरह का एग्जाम्पशन दे सकते हैं। यानी कि जो एक्सपोर्ट कर रही होगी वो कौन सी होगी, वो कोई गवर्नमेंट एजेंसी ही होगी। और एक्सपोर्ट कहाँ करेगी, जैसे सपोज यूएई में किया है तो वहां की गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। ओके, अगर वहां की गवर्नमेंट ने डिमांड किया है कि प्लीज हमें भेजिए, हमें जरूरत है। ओके, तो रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी एक्सपोर्ट पर, बट फिर भी एक पॉइंट रखा गया था कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रेड किया जा सकता है जरूरत पड़ने पर। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर सेंटर ने परमिट किया 24,000 टन शिपमेंट्स टू द कंट्री अमिड द बैन ऑन एक्सपोर्ट्स। बैन होने के बावजूद हमने यूएई को परमिट किया यहाँ पर 24,000 टन से ज्यादा का ओनियन एक्सपोर्ट। अब यहाँ पर जो एक्सपोर्टर्स हैं दे एलिज दैट द सेलिंग प्राइस इज बीइंग सेट टू लो, ट्रिगरिंग ए विंडफॉल प्रॉफिट फॉर सिलेक्टेड यूएई इंपोर्टर्स। नाउ सी, अब इसमें ये जो हमारे यहाँ के एक्सपोर्टर्स हैं उनका क्या कहना है कि गवर्नमेंट ने जो सेलिंग प्राइस थी जिसपे हम ओनियन सेल कर रहे हैं उसको जानबूझकर बहुत ज्यादा लो रखा। ठीक है, जबकि यूएई में बहुत ज्यादा हाई चल रहे हैं सब प्राइसेस। हमने भेजा करीब 400 से $500 के हिसाब से, और वहां पे चल रहे हैं इस वक्त $4.5 से ऊपर, $14.5 से ऊपर। ओके, मतलब ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज्यादा प्रॉफिट बना रहे हैं वहां के लोग। ओके, तो ये एक्सपोर्टर्स को यहाँ पे हमारे यहाँ से प्रॉब्लम हुई है। दूसरी प्रॉब्लम हमारे यहाँ एक्सपोर्टर्स को ये है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसी ही कर पा रही है, प्राइवेट ट्रेडर्स कर नहीं पा रहे हैं। ऑलराइट, और इसमें सबसे बड़ा लूजर अगर कोई हुआ है तो वो हुआ है बेचारा फार्मर। क्योंकि आपने जब एक्सपोर्ट से बैन लगाया था, जब एक्सपोर्ट से बैन लगाया था ना, तो ये जो ट्रेडर्स थे इन्होंने कहा था कि देखिए अभी आपका ओनियन जो है ये तो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में ही सेल करना पड़ेगा, ये बाहर तो जा नहीं सकता यूएई जैसी किसी कंट्री में। तो इस ट्रेडर ने इस फार्मर को कहा कि अब हमें भी बाहर नहीं भेज पाएंगे हम, तो हमें ही इंडिया में बेचना पड़ेगा, तो हम आपको ज्यादा प्राइस नहीं दे सकते। अब बेचारे फार्मर से ले लिए गए 12 रुपए 13 रुपए केजी के हिसाब से ओनियंस। अरे, और आज वो यूएई में बिक रहे हैं 120 से 130 रुपए केजी में। हालांकि ये सारे ट्रेडर्स को भी फायदा नहीं हुआ, लेकिन लॉस किसको हुआ, फार्मर को। क्योंकि उस टाइम जब ये एक्सपोर्ट्स पे लिमिट लगाई थी ना, उसके बाद इस फार्मर को जहां 30 रुपए तक ऑफर कर रहे थे ट्रेडर्स, उन्होंने कहा कि अब तो हमारी मार्केट नहीं बचा है, हम ही एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो हम आपको ज्यादा ऑफर भी नहीं कर सकते। और फिर ट्रेडर्स ने फार्मर से बहुत सस्ते में खरीदा। तो यहाँ पर ना तो हमारे फार्मर्स को कोई फायदा हुआ, ना हमारे यहाँ के ट्रेडर्स को कोई फायदा हुआ। ठीक है, तो इस तरह की ये जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, ये नुकसानदायक है, सीरियसली नुकसानदायक है। इसलिए जो एक्सपर्ट्स भी होते हैं इकोनॉमी के, वो हमेशा गवर्नमेंट को वार्न करते रहते हैं कि आप ये ऐसे नी जर्क रिएक्शन मत लीजिए, अपनी पॉलिसी में कुछ तो कंसिस्टेंसी रखिए, ताकि वो फार्मर को यकीन तो हो कि कल को प्राइसेस बढ़ेंगे मार्केट में तो मुझे फायदा होगा। राइट, नाउ एमिड एन एक्सटेंडेड बैन ऑन ओनियन एक्सपोर्ट, पहले ये बैन लगाया गया था, उसके बाद अब इसको इंडेफिनिट कर दिया गया है कि जब तक गवर्नमेंट रिवोक नहीं करेगी तब तक ये बैन लगा रहेगा। Farmers and traders are miffed that some shipments allowed by the government to markets such as UAE have been sold at pittance, that is, even as global prices have soared, yielding windfall profit for the selected importers. ओके, तो वहां यूएई में बैठे हुए जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, ओके, और आप ये मत सोचिए कि वहां पे वो यूएई वाले ही हैं जो इंपोर्ट कर रहे हैं। वहां इंडिया के भी लोग जो वहां जाकर अपनी इंपोर्ट की एक कंपनी बना ली और अपने ही देश यानी इंडिया से ही इंपोर्टर कर रहे हैं। यानी कि अब इसमें जरा नेक्सस को समझने की कोशिश कीजिए, यूएई में ही कोई इंडियन बैठा है अपनी कंपनी खोल के, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, और वो इंडिया से ही ओनियन इंपोर्ट कर रहा है। पहले क्या किया, सरकार से पहले बैन लगवाया ओनियंस पे, प्राइसेस गिर गए, फार्मर से सस्ते में ले लिए गए, और फिर दूसरे एक्सपोर्टर से कंपटीशन ना हो। सपोज कि सिलेक्टेड इंडियन को फायदा देना था, तो दूसरे एक्सपोर्टर्स को फायदा ना हो, इसलिए इन्होंने क्या कहा कि एक्सट्रीम केस में रिक्वेस्ट पर हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कर सकते हैं। अब यहां से आपने बहुत सस्ता भेज दिया प्याज, ओनियन, ठीक है, और यहाँ पे ये जिस इंपोर्टर ने खरीदा इंडिया से, इस इंपोर्टर ने अब यूएई के मार्केट में बेचा है ऑलमोस्ट 3 टाइम्स महंगा। ठीक है, तो ये जो आदमी है, इस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज को मैनिपुलेट किया जाता है अपने फायदे के लिए। ये कहलाता है कॉर्पोरेट गवर्नमेंट नेक्सस। ठीक है, इसमें जो छोटे सपोज कि थोड़े छोटे लेवल के एक्सपोर्टर थे, उनको कोई फायदा नहीं हुआ, और फार्मर्स को तो बहुत नुकसान हुआ।
फायदा हुआ जो यूएई में जाके इंपोर्ट कंपनी खोल के बैठा था अपनी। राइट, इंडियन फार्मर इज बीइंग पेड जस्ट 12 to 15 रुपीज पर केजी, और जबकि यूएई में कितने में सेल हो रहे हैं, 120 पर केजी। 10 टाइम्स ज्यादा प्रॉफिट बना रहा है वहां पे यूएई में जो इंपोर्टर बैठा हुआ है। ओके, और अब ये मत सोचिए कि ये जो बड़े बड़े हमारे यहाँ आज फॉर्च्यून वगैरह सबसे बड़े ब्रांड है, राइट, अडानी ग्रुप के, ऐसा नहीं है कि इनकी वहाँ ब्रांच नहीं होती है यूएई में, और वहाँ पे ये एक ऐसा इंपोर्टर रजिस्टर होते हैं और उसके बाद फिर इंडिया से सस्ता इंपोर्ट करते हैं और वहां पर महंगा बेचते हैं। तो फायदा किसका हुआ, ना इंडिया की जनता का ना यूएई की जनता का, हुआ सिर्फ इस एक्सपोर्टर का, इंपोर्टर का। ओके, अब ये इसीलिए इसीलिए आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग अलाउ कर दी है, इवन फ्रॉम दी फॉरेन फंडिंग। ओके, फॉरेन फंडिंग भी अलाउ की गई है पॉलिटिकल पार्टीज को, प्रोवाइडेड कि बस ये आदमी अपनी एक कंपनी को रजिस्टर कर दे यहाँ पर इंडिया में आकर, इसकी एक सब्सिडरी खोल दे। ओके, तो इस तरीके से काम करता है आपका करप्शन। नो, डोमेस्टिक शॉर्टेज का डर दिखाकर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था दिसंबर तक के लिए, और उसके बाद इसको एक्सटेंड कर दिया इंडेफिनिटली। ओके, और जब बैन अनाउंस किया तो हमारे यहाँ के जो ट्रेडर्स थे उन्होंने फार्मर से कह दिया कि अब हम, हमारा फॉरेन मार्केट तो चला गया, अब इंडिया में ही बेचना है तो हम सस्ता ही खरीदेंगे आपसे। ठीक है, तो इस तरीके से बैन ने फार्मर्स को लाइफ और मुश्किल बना दी, और गवर्नमेंट क्लेम क्या करती है, हम फार्मर की इनकम डबल करेंगे। ऐसे फार्मर की तो पता नहीं, लेकिन बिजनेसमैन की जरूर आप डबल 10 टाइम्स कर रहे हो। However, it had kept the window open for exports to countries in response to requests received through diplomatic channels। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि यूएई ने रिक्वेस्ट किया था इसलिए हमने भेजा है। इसमें और बेटर होता न्यूज में अगर ये यूएई में बैठे हुए इंपोर्टर कंपनीज के नाम दे देते ना अगर न्यूज़पेपर में, तो बेटर पता चलता कि हु इज द मेन बेनिफिशियरी। ओके, तो यूएई में इस वक्त कितने कितने में बिक रहे हैं, पहले तो ये देखिए ग्लोबल लेवल पे इस वक्त प्राइस कितना चल रहा है। ग्लोबल ओनियन प्राइस चल रहे हैं $300 to $400, राइट। यूएई में क्या चल रहे हैं, यूएई में चल रहे हैं $1500, ग्लोबल से 3 टाइम्स ज्यादा। ओके, और हमने इंडिया से कितने में भेज दिया, जस्ट $500 to $550 अ टन। ओके, तो वहां पर इंपोर्टर ने इसका 3 टाइम्स ज्यादा प्रॉफिट बनाया है। तो न्यूज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी आपके लिए, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज किस तरीके से फार्मर के लिए प्राइसेस और गिरा देती है। ओके, और ज्यादा गिर गए फार्मर के लिए प्राइसेस और प्रॉफिट बना ले गई कंपनीज। ओके, इसलिए मैं इस गवर्नमेंट को पसंद नहीं करता। ऐसा नहीं है यार कि मैं अभी से पसंद नहीं, शुरू से पसंद नहीं करता। 2014 में हम सब बेवकूफ बने थे, मीडिया ने ऐसा बेवकूफ बनाया था कि मोदी इज अ मसीहा जो करप्शन को और सब चीजें ठीक कर सकता है, लोगों की जिंदगी सुधार देगा और बहुत जॉब्स क्रिएट कर देगा, इंडस्ट्रियलाइज कर देगा, सब कुछ। सब सब मीडिया का फोबिया बना था। 2019 तक आते आते ये समझ में आ गया, नो, दिस गवर्नमेंट ओनली बिलोंग्स टू कॉर्पोरेट, ना फार्मर्स को, ना यूथ को, ना वुमेन को, नो वन। Now look at this. Biggest cash haul in Tamil Nadu lands बीजेपी कैंडिडेट इन सूप। अब यहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट है, उनके पास कैश पकड़ा गया ऑलमोस्ट 4 करोड़ का। एक बार तमिलनाडु वाले बीजेपी को ले तो आए, सब पता चल जाएगा उन्हें। ये एक और मिस्टर हैं एकनाथ खड़से, ये अभी थोड़े दिन पहले वापस से उधर चले गए थे एनसीपी शरद पवार वाले फैक्शन में। अब ये कह रहे हैं कि मैं 15 दिन में वापस लौट आऊंगा बीजेपी में। तो कई बार आपको पता है ऐसे क्वेश्चन एथिकल स्टडीज में मिलेंगे, एथिकल केस स्टडीज में, पेपर 4 में, कि क्या ये इलेक्शन के एकदम जब इलेक्शन सर पे आ जाए उस वक्त पे इस तरीके से पार्टी बदलना ठीक है क्या, एथिकल है या नहीं। ओके, नो इजराइल एम्बेसी इज सेफ वॉन्ट्स ईरान। अब ईरान ने धमकी दी है कि इसराइल की किसी भी कंट्री में, ठीक है, क्योंकि इसराइल ने क्या किया, सीरिया में हमला किया, बट किस पे, ईरान की जो एम्बेसी थी उस पर, राइट, सीरिया में। अब ईरान ने भी सिमिलर थ्रेट ही दिया है कि इसराइल की एम्बेसी किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री में इसराइल की एम्बेसी हो वो सेफ नहीं है, हम उसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने ये सब बता चीजें सिखा रखी हैं आपको पहले से ही, ठीक है, काफी बार रिवाइज कर चुके हैं, अब तो बोर भी हो गए होगे आप। इसराइल है, ऊपर लेबनान है, ठीक? इधर है आपका सीरिया, और यहाँ है जॉर्डन। ठीक है, इसराइल एंड जॉर्डन गल्फ ऑफ अकाबा में भी इनके पास पोर्ट है, गल्फ ऑफ अकाबा, राइट। सीरिया के साथ इसराइल का डिस्प्यूट है विद रिस्पेक्ट टू गोलन हाइट्स, राइट। लेबनन, लेबनन नॉर्थ में है, और लेबनन में एक टेररिस्ट ग्रुप है हिजबुल्ला, जो जिसके साथ इसराइल से कुछ ना कुछ मिसाइल रॉकेट एक्सचेंज होता रहता है। हिजबुल्ला इज ए बेसिकली शिया ग्रुप, ठीक है। और ईरान, ईरान क्या है, वो भी एक शिया कंट्री, तो ईरान हिजबुल्ला को पूरा सपोर्ट देता है। दूसरी तरफ रेड सी में हाउदी रेबल्स ने आतंक मचाया हुआ है, राइट। तो ये सब बातें हम कई बार कर चुके हैं। एमएसएमई, नाउ जैसे आई टोल्ड यू सेवरल टाइम्स कि जीएसटी सबसे फ्रॉड
फ्लॉड अगर कोई लॉ बनाया गया है इंडिया में या पूरे वर्ल्ड ओवर जितनी कंट्रीज के पास जीएसटी है उसमें सबसे फ्लॉड हम ही है। इतने मल्टीपल स्लैब्स लगा रखे हमने। अगर आप ये देखेंगे वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज के पास जीएसटी है उसमें से 80% कंट्रीज हैं जिन्होंने एक सिंगल स्लैब लगा रखा है। इवन ऑस्ट्रेलिया में तो इट इज एज लो एज 6 to 7%, जस्ट 6 to 7% टैक्स है। तो उनका इन्फ्लेशन भी कम रहता है और उसके बाद एक स्मूथ ट्रांजिशन भी बना रहता है कि सिंगल स्लैब है। और हमने क्या किया है, हमने 5-5 स्लैब बना रखे हैं। इवन जबकि जो हमारी 13 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे मिस्टर केलकर थे, ही इज कंसिडर एज अ फाइनेस्ट पर्सन जिन्होंने टैक्स रिफॉर्म की बात की थी। ओके, इन्होंने कहा था कि एक सिंगल स्लैब बनाइए 12% का बस। उसके अलावा आप एक अलग से नॉन जीएसटी टैक्स लगा सकते हो जिसको आप कहोगे कार्बन टैक्स या सिन टैक्स। ठीक है, गलत प्रोडक्ट्स पे जैसे अल्कोहल हो गए, टोबैको हो गया, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होंगे उन पे जीएसटी के ऊपर आप कुछ टैक्स लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद सारे प्रोडक्ट सारे गुड्स एंड सर्विसेज में आने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ आज तक 2017 में आया था जीएसटी, तब से लेके आज तक हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इसके अंडर में नहीं ला पाए, राइट। और ना ही हम लोग स्लैब्स को रैशनलाइज कर पाए, ऐसे ही चला आ रहा है। और उसका सबसे बड़ा विक्टिम बनता है एमएसएमई। नाउ सी, एमएसएमई जो होती है मोस्टली ये होती है वन मैन रन फैक्ट्री। ठीक है, छोटी सी फैक्ट्री होगी, छोटी सी शॉप होगी, जो छोटे छोटे कुछ पार्ट्स बनाता होगा। जैसे मान लीजिए आप स्क्रू वगैरह बना रहा है, ठीक है, वो आगे जाएंगे। नेल्स बना रहा है, वो आगे जाएंगे। छोटे छोटे प्लास बना रहा है, वो आगे किसी कंपनी में भेजे जाएंगे। ओके, तो ये वन मैन फैक्ट्री होती है। एक तो पहली बात तो है कि इनको जीएसटी के तामझाम समझ में नहीं आते, नहीं। ये कोई अपने सीए वगैरह या अकाउंटेंट वगैरह ये रख नहीं सकते। नाउ यू कैन काउंटर मी ऑन दिस कि जो छोटी एमएसएमईज हैं उनको तो एग्जेम्पशन दिया गया है, राइट। उनको तो एग्जेम्पशन दिया गया है कि आपका टर्नओवर कम है तो आपको जरूरत नहीं है जीएसटी फाइल करने की। हाँ, आपका पॉइंट वैलिड है कि दिया गया है, बट द थिंग इज कि ये लोग एक वैल्यू चेन का पार्ट है। ठीक है, इन्होंने छोटे मोटे पार्ट्स बनाए, राइट, छोटे मोटे पार्ट्स बनाए। फिर ये पार्ट्स कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे बड़ी कंपनी में। ठीक है, फिर बड़ी कंपनी फाइनल प्रोडक्ट बनाएगी। लेकिन बड़ी कंपनी को तो जीएसटी शो करना होगा, राइट। उसको अगर जीएसटी का मेन फंडा क्या है कि आप जो टैक्स पीछे दे के आए होगे आप वो टैक्स अवेल कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तभी आपको इनपुट क्रेडिट मिलता है। तो अब ये कंपनी इस पार्ट सप्लाई करने वाली कंपनी से मांगती है इनवॉइस। ठीक है, इनवॉइस दीजिए, बिल दीजिए। तो अब दिक्कत ये है कि उसको ये जीएसटी वगैरह में वो एग्जेम्पशन है, मगर उसको फिर भी ये सब बना के देना पड़ेगा कंपनी को, जो कि उसको एग्जैक्टली आता भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एमएसएमईज हैं इन लोगों ने डिमांड की है कि प्लीज आप थोड़े जीएसटी रिफॉर्म कीजिए, हमें इस चीज से छुटकारा दीजिए। राइट, इन लोगों ने डिमांड किया है रिडक्शन इन द जीएसटी रेट इज ए कोर डिमांड फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एमएसएमई एज कंट्री गियर्स अप फॉर द लोकसभा इलेक्शन। एमएसएमई 12 करोड़ लोगों को करीब जॉब्स देता है। और हमारे एक्सपोर्ट का 40% कंट्रीब्यूशन है। अब देखिए, एक्सपोर्ट ऐसा नहीं है कि एमएसएमई ने बनाया और डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। एमएसएमई पार्ट्स बनाती है, फिर ये पार्ट्स यूज होते हैं किसी फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में। तो इस तरीके से इनका जो एक्सपोर्ट में शेयर आता है वो करीब अप टू 40% आता है, राइट। और मैं आपको बता चुका हूँ डिमोनेटाइजेशन के टाइम एज पर गवर्नमेंट ओन डेटा 6.5 करोड़ एमएसएमईज बंद हो गए थे। Now, such small units are technically exempted from GST because of low turnover, but they are suppliers to a larger company, GST registered industry, and hence are expected to provide at least minimum documentation. Okay, तो इनको इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। Now, those micro and small units that are unable to do so are losing business. अब अगर कोई ये कहे कि यार मैं तो ये नहीं दे पाऊंगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा ये सब इनवॉइसिंग और ये सब, तो फिर ये कंपनी क्या कहेगी, फिर हम आपसे पार्ट्स नहीं ले सकते, हम दूसरी किसी छोटी कंपनी से पार्ट्स लेंगे। ओके, ये हो रहा है यहाँ पर। ओके, आगे चलते हैं। ये है तमिलनाडु भाई साहब, इनके पास 4 करोड़ का कैश निकला है। लुक एट दिस मैन, मतलब अगेन यार डोंट टेक इट रॉन्ग, बट इस लेवल की अंधभक्ति मीडिया ने बनाई है, मीडिया ने और ये बीजेपी के सोशल सेल ने इस लेवल का पागल बनाया है। मैन कट ऑफ फिंगर वाइल ट्राइंग टू ऑफर ब्लड फॉर मोदी जीज विन। आई मीन सीरियसली, दैट्स एब्सोल्यूट रिडिकुलस। ओके, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पढ़ते आए हमेशा से, नेहरू जी ने किस चीज को एम्फेसाइज किया था, उन्होंने कहा था साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है हमें, हम अंधभक्ति डेवलप करने में लगे हैं। राजा राम मोहन रॉय, जिनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसां कहा जाता है, उन्होंने क्या कहा था, रैशनैलिटी। रैशनैलिटी, ठीक है, रीजन करना सीखिए। जो चीज रीजन नहीं कर सकते उसको डिस्कार्ड कर दो। इवन अगर वो चीज वेद में भी लिखी गई है, लेकिन अगर वो आपकी रैशनल के सामने स्टैंड नहीं कर पाती है तो उसको टोटली डिस्कार्ड कर दीजिए। ये हम कहाँ से शुरू किया था हमने 1947 में, और हम 2024 में कहाँ पहुंचे। मंदिर बना के बैठा है वो मोदी जी का, ब्लड चढ़ा रहा था उनकी जीत के लिए, उंगली कट गई। अरुण वर्नेकर performs puja at a temple he has built in honor of prime minister at his residence in Karwar, Karnataka.
Now you may criticize me for this, but I just this is a sheer nonsense, total nonsense. ऐसे यूथ नहीं बनाने थे हमें। ओके, कल वर्ल्ड हेल्थ डे था। ओके, तो काफी सारे आर्टिकल्स आपको आज इसी पे मिलेंगे। चलिए हेल्थ के बारे में बात कीजिए तो तीन चीजें हमेशा दिमाग में रखिए। हमें हेल्थ को बनाना है इंक्लूसिव, ठीक है, यानी अमीर गरीब वगैरह, ठीक है, सबको अफोर्डेबल हो। ऐसा नहीं कि एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा है कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और इंक्लूसिव जब भी बनेगा जब हम उसको अफोर्डेबल बनाएंगे। अब अगर कोई बीमारी ऐसी है, जेनेटिक डिजीज है, उसकी दवाई और इंजेक्शन की कॉस्ट ही 15-16 करोड़ आ रही है, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसे ही एक कर्नाटका बैंगलोर का केस था, उसमें बच्ची की दवाई के लिए 16 करोड़ रुपए चाहिए थे। तो उसके पेरेंट्स ने क्राउड फंडिंग की कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू, और कोई एक आदमी निकल के आया, उसने 14 करोड़ रुपए अकेले ही दान दिए, वो भी एनोनिमसली, कि बिना बिना किसी अपनी आइडेंटिटी बिना सामने आए उसने 14 करोड़ डोनेट किया, बाकी 2 करोड़ और इन्होंने मोबिलाइज किया, तब जाके उस बच्ची के लिए फॉरेन से इंजेक्शन आ पाया। ठीक है? तो इस तरह की डिजीज तो फिर वो तो आप मान लीजिए कि बचाना नामुमकिन ही हो जाता है। ये एक केस है जिसमें मदद की किसी ने, बट हर केस में नहीं हो पाता है। उसी तरीके से हमें इसको यूनिवर्सल बनाना है। ठीक, आप विलेज में रहो, आप कहीं रहो, आप माइग्रेंट्स हो, कुछ भी हो, यूनिवर्सल हर जगह अवेलेबल होनी चाहिए आपके लिए हेल्थ सर्विसेज। सो वर्ल्ड हेल्थ डे था 7 अप्रैल को। डब्ल्यू डिक्लेयर्ड हेल्थ टू बी ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट। ओके, माई हेल्थ माई राइट थीम थी इस साल की। देयर इज एन अलार्मिंग गैप इन हेल्थ केयर एक्सेस, या वी ऑल नो। ओके, और ये क्यों है? ड्यू टू ग्रोइंग सोशियो इकोनॉमिक गैप्स, इवन ओवर 140 नेशन रिकग्नाइज हेल्थ एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। क्या हमारा राइट टू हेल्थ है हमारे पास? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? डू लेट मी नो। ओके, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या लीगल राइट है या दोनों राइट है? चलिए, द मीनिंग ऑफ हेल्थ इक्विटी ना, अब ऐसे वर्ड्स ना यूपीएससी पूछ लेता है आपसे कई बार कि हेल्थ इक्विटी का मतलब क्या है। ऐसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था 2019 प्रीलिम्स में, व्हेन इट आस्क्ड यू अबाउट सोशल कैपिटल। ठीक है, सोशल कैपिटल पे उसने क्वेश्चन पूछा था कि आपस में जो लोग रह रहे हैं देश में, उनमें आपस में उनके बीच में ट्रस्ट कितना है। ओके, तो कई बार ऐसे इजी क्वेश्चन पूछ लेता है। सो हेल्थ एक्विटी एंश्योर दैट एवरी पर्सन हैज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अचीव देयर हाईएस्ट हेल्थ पोटेंशियल नो मैटर व्हाट देयर सर्कमस्टेंसेस। Okay. WHO's mission is to eliminate unfair and preventable disparities in health among different social and economic categories, and the health equity addresses the root cause of health inequities. और अब ये हेल्थ में इनएक्विटी क्यों है? क्योंकि उसका रूट कॉज ही है पॉवर्टी। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। ओके, सो रूट कॉज अगर हम देखेंगे हेल्थ एक्विटी के, तो सॉरी इनएक्विटी के, तो हमें क्या रूट कॉज मिलेंगे? पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, जैसे पुराने जमाने में कई बार होता था कि वैद्य लोग ट्रीट करने से मना कर देते थे एक दलित को, राइट, अछूत बोलकर। विलेजेस में तो आज भी कुछ जगहों पे होता है। Okay. So root causes are poverty, discrimination, limited access to high quality education, healthy diet, clean water, fresh air, housing, merely grants equal access to health care. All these are factors. वैसे मोस्टली बोल बच्चन टाइप के ही आर्टिकल्स हैं, बट हम लोग एक बार थोड़ा सा क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। बाकी ये पूरा हेल्थ एज अ टॉपिक हम मेंस 450 प्लस में करेंगे। ठीक है, आप में से जो भी बच्चे 24 का मेंस देंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, और अगर आप 25 एंड 26 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सी यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। आप न्यूज़पेपर एनालिसिस को अच्छे से फॉलो कीजिए, आप अपने अंदर खुद देखेंगे कि यू हैव एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड बाय यूपीएससी। ओके, इसके अलावा मेंस 450 सीरीज एंड प्लस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जो डेली करवाए जाएंगे। अगर आप ये तीन चीजें फॉलो कर रहे हो, आप 25-26 के बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगे। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप में से कोई है जो अभी ये वीडियो जरूर देख रहा है लेकिन वो एग्जाम देगा 25 में। ठीक है, डू लेट मी नो दैट अगर आप 25 के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, 24 के लिए कर रहे हैं तो फिर तो लग जाओ क्षेत्र से। Access to healthcare in rural areas especially is significantly less than in metropolitan areas. Social and economic barriers exacerbate this disparity. तो हमें जरूरत क्या है? We need a comprehensive strategy that goes beyond legislative reform and to address the socio-economic determinants of health. Okay, it demand a concerted efforts by the government, communities, individuals to tear down these obstacles. अब इसमें ग्लोबल चैलेंजेस क्या हैं? फर्स्ट इज टू फाइट फॉर द हेल्थ इक्विटी कन्फ्रंट्स द ग्लोबल चैलेंज। अब इस ग्लोबल चैलेंज में सबसे बड़ा चैलेंज तो आपके दिमाग में आ ही रहा होगा कि वर्ल्ड ओवर कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। ठीक है, गाजा में हमने देखा इवन हॉस्पिटल्स पे ही बम्बार्डमेंट हुई। तो आप कहाँ से हेल्थ का अचीव करोगे एक लोग के लिए जब आपके हर रीजन में कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, डेथ हो रही है लोगों की, सप्लाई लाइन कट ऑफ हो रही है, मेडिकल एड नहीं पहुंच रहा है वहां तक। ओके, द कन्फ्लिक्ट डिस्ट्रॉय द इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हॉस्पिटल्स, अपरूट कम्युनिटीज,
ओके, डिस्प्लेस कर देता है जगह से एंड शट ऑफ एक्सेस टू वाइटल मेडिकल सर्विसेज। 2011 सेंसस की अगर हम बात करें तो अर्बन स्लम हमारे यहाँ बनाते हैं करीब 17% ऑफ इंडियाज मेट्रोपॉलिटन एरिया। ओके, अर्बन स्लम 17% एंड एग्जिबिट सीरियस हेल्थ डिस्पैरिटीज, क्योंकि वहां पर स्लम्स में आपको ओवर क्राउडिंग देखने को मिलेगी, पुअर सैनिटेशन, restricted access to clean water, infectious disease such as tuberculosis. Okay, these are 1.5 times more common in slums than in non-slum areas. Obviously बात है, ये जो infectious diseases होते हैं इस टाइप की, ये स्लम एरियाज में ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नॉन स्लम एरियाज। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का अगर हम डेटा देखें तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्सपीरियंस हायर चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड लोअर इम्यूनाइजेशन रेट। ओके, इसलिए मैं कहता हूँ जब भी रिजर्वेशन की बात आती है कि यार हेल्थ और जो डाइट मदर को मिलती है, ठीक है, और वो सब चीजें मोस्टली इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस भी होती हैं एजुकेशन से कि एक मदर अपनी हेल्थ को लेकर कितनी सीरियस है, कितनी कंसर्न है। ठीक है, इसलिए ये दोनों चीज मतलब बच्चा जब पेट में आता है ना तब से ही वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह जाती है। किसी के पास अच्छी हेल्थ का एक्सेस है, किसी के पास अच्छे एजुकेशन का एक्सेस रहा है किसी मदर के पास, तो वो उसके बच्चे में आएगी वो चीजें, राइट। तो इसलिए आप देखिए ये फैमिली हेल्थ सर्वे हम बताता है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एक्सपीरियंस हायर चाइल्ड मोर्टेलिटी, क्योंकि ना तो वो उतना हेल्थ पे ध्यान दे पाती हैं और उसके रीजन कई बार ये भी हैं कि उनको साथ साथ वर्क भी करना होता है। कई लेडीज ऐसी होंगी गांव में जो खेतों में काम भी कर रही हैं, अपनी 8 मंथ 9 मंथ प्रेगनेंसी तक काम कर रही हैं वो। एक तो हेल्थ पे ध्यान देने का टाइम है कहाँ, कई बार फाइनेंशियल कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है उनकी, दलित्स की खासकर, क्योंकि मोस्टली तो लैंड ओनर है नहीं वो। ओके, विलेजेस में वो मजदूरी कर रहे हैं दूसरे के खेत में, तो उतनी अच्छी हेल्थ नहीं होती और फिर वो बच्चे भी या तो चाइल्ड मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है या फिर उनके साथ बीमारियां आती हैं। Right. Additionally, 59% of women in the lowest wealth suffer from anemia, almost double the rate in the highest one. Okay, सबसे ज्यादा गरीब महिलाओं में हमें देखने को मिलता है एनीमिया। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात करें तो इट अकाउंट फॉर मोर देन 60% ऑफ ऑल फैटलिटीज। So it is necessary for equitable treatment access हो, preventable health care, economic effect of non-communicable disease can surpass $6 trillion by 2030। ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं इनका बर्डन काफी ज्यादा होता है। शॉर्टेज ऑफ द डॉक्टर्स एक्सेसिबिलिटी। ओके, इंडिया में ये इंडिया की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे शॉर्टेज है डॉक्टर्स की। शॉर्टेज अगर हम रूरल एरियाज में देखें तो और ज्यादा है, क्योंकि 75% जो डॉक्टर्स हैं वो अर्बन एरियाज में वर्क कर रहे हैं, वो विलेज एरियाज में जाना पसंद भी नहीं करते। और उसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल भी है, क्योंकि आप विलेज एरियाज में अगर देखेंगे तो फैसिलिटीज भी बहुत खराब है, ठीक है। प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है, प्रॉपर रोड फैसिलिटीज नहीं है, प्रॉपर इंटरनेट फैसिलिटीज नहीं है, तो फिर वो डॉक्टर कैसे जाए उस एरिया में काम करने। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि चलिए वो डॉक्टर वहां चला भी जाए तो प्रॉपर स्कूल्स नहीं है, अब अगर उसकी फैमिली है उसके बच्चे हैं तो कहाँ भेजेगा पढ़ने, राइट। तो ये गवर्नमेंट की किसी की गवर्नमेंट रही हो 75 ईयर्स आजादी से आज तक हम ये बात हर जगह लागू होती है कि हर स्टेट में कुछ रीजन बहुत अच्छे से डेवलप कर लिए गए और कुछ रीजन जानबूझकर बैकवर्ड रखे गए, क्योंकि एक स्कीम चलती थी पहले बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट फंड नाम से। अगर आपके यहाँ बैकवर्ड एरिया तो आपको एडिशनल फंड दिए जाएंगे, इसलिए सभी स्टेट्स ने ये जानबूझ के किया है। महाराष्ट्र ने मराठवाड़ा को, मध्य प्रदेश और यूपी ने बुंदेलखंड को, छत्तीसगढ़ ने बस्तर को, ठीक है। उसी तरह बिहार ने अपने सदन वाला जो रीजन है उसका उसको इन इन एरियाज को जानबूझ के बैकवर्ड रखा गया डेलिबरेटली, ताकि इनके नाम पर फंड आता रहे सेंटर से। फिर ये स्कीम फाइनली अबॉलिश की गई, ठीक है? तो इतने अच्छे नेता हमें मिले हैं हर पार्टी में। ओके, तो शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर इज अनदर इशू। ओनली 0.8 डॉक्टर्स पर 1000 पीपल, सिर्फ इतने से डॉक्टर है हमारे पास, एक डॉक्टर भी से भी कम है फॉर पर 1000 पीपल। एंड 70% ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल वर्क इन मेट्रोपॉलिटन रीजन एंड विच अकाउंट ओनली फॉर 27% ऑफ पॉपुलेशन। अर्बन एरिया से पॉपुलेशन कितनी है? जस्ट 27%, और डॉक्टर्स कितने? 75%, जबकि रिवर्स होना चाहिए। We need to address more extensive socio-economic determinants of health and universal health coverage। इंडिया ने इसके लिए आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च की, जो फ्री हेल्थ कवरेज प्रोवाइड कर रहा है टू बॉटम 40% इकोनॉमिकली, डिमोन्स्ट्रेटिंग ए कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग हेल्थ डिस्पैरिटीज। उसके अलावा हमने नेशनल हेल्थ मिशन लेकर आए विच इंक्लूड्स बोथ रूरल एस्पेक्ट भी और अर्बन एस्पेक्ट भी। ओके, एम क्या है? टू रिड्यूस दी हेल्थ केयर गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन इंडिया बाय एक्सपेंडिंग एक्सेस, स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह बनाना, एंड प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज टू वल्नरेबल पॉपुलेशन। अचीविंग हेल्थ इक्विटी रिक्वायर्स रेजिंग हेल्थ लिटरेसी। पहले तो हमें हेल्थ को लेकर अवेयरनेस एजुकेशन बढ़ाना पड़ेगा लोगों का, जब जाकर वो सीरियस होंगे। आप खुद गुटखा खा रहे हो, टोबैको खा रहे हो, शराब पी रहे हो, उसके बाद कहो कैंसर हो रहा है, कैंसर हो रहा है, तो पहले तो आप में खुद में वो अवेयरनेस आना जरूरी है। नेक्स्ट इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड सिविल सोसाइटीज एंगेज इन डायरेक्ट कम्युनिटी आउटरीच टू ड्रॉ अटेंशन एंड रिजॉल्व रीजनल हेल्थ कंसर्न्स।
International institutions such as WHO, Global Fund, Gavi support health initiatives in places with limited resources and promote sharing information. ये ग्लोबल जो फंड है ना, इनके बारे में मैं आज बताऊंगा आपको, डिटेल में बात करेंगे हम इनकी। Okay. ये सुसाइड से रिलेटेड है। अब सुसाइड के रिस्पेक्ट में आपको कुछ बातें पता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा सुसाइड्स होती हैं। ओके, सबसे ज्यादा। ओके, एवरी 8 मिनट्स में हमारे यहाँ एक सुसाइड कमिट होती है। वी आर नंबर 1 इन सुसाइड, आप कह सकते हो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ओके, और लास्ट ईयर मेंस में आपको सुसाइड्स पर ही क्वेश्चन आ गया था। ओके, तो तैयार रहिएगा इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। इंडिया हैज डिवर्स डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड इन द वर्ल्ड। एनसीआरबी की रिपोर्ट हमें क्या बताती है? 1.71 लाख पीपल डाइड बाय सुसाइड इन 22, और ये इंक्रीज हुआ है और ज्यादा 12%। ओके, इट इज अंडर एस्टिमेटेड, और इवन ये भी जो डेटा है ना 1.71 लाख, ये अंडर एस्टिमेटेड है क्योंकि ड्यू टू इनएडिक्वेट रजिस्ट्रेशन सिस्टम, द लैक ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ डेथ एंड स्टिग्मा एंड अदर फैक्टर। तो कई सुसाइड्स तो रजिस्टर नहीं हो पाती हैं, अदरवाइज 1.71 लाख से कहीं ज्यादा होगा। बट सबसे बुरा एस्पेक्ट जो है वो है 41% ऑफ ऑल सुसाइड्स आर बाय द यंग पीपल बिलो एज ऑफ 30। ये जो यंग बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा कर रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा इशू है जॉब्स। जॉब्स। अब प्लीज वो फालतू मीडिया वाला एंग थॉट मत रखिएगा माइंड में कि कंपटीशन ज्यादा हो गया है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना, इसलिए जॉब्स की क्राइसिस हुए हैं। नहीं नहीं, इस तरह की बकवास बातें आप मीडिया से मत सीखिए प्लीज। मैं आपको विद फैक्ट्स बता चुका हूँ। 2013 में बैंकिंग में आपके लिए निकाली जाती थी 63,000 जॉब्स। ठीक है, आज निकाली जा रही है जस्ट 4,500 जॉब्स। ठीक है, रेलवे ने पहले 4 लाख से ज्यादा आपको परमानेंट जॉब दी हैं। आज रेलवे ने 4 लाख नौकरी तो दी है 10 साल में, लेकिन सब किस बेसिस पर? टेम्पररी बेसिस पर। ओके, आउटसोर्स करके प्राइवेट कंपनियों के थ्रू दिया है आपको। ओके, टीचर्स के लिए बहुत अच्छी जॉब मानी जाती थी लड़कियों के लिए, बैंकिंग और टीचिंग। मैंने कल भी आपको बताया था, टीचर्स के लिए बहुत अच्छी जॉब, बहुत वैकेंसीज आती थी, लेकिन आज हर स्टेट में चले जाइए पेपर लीक हो रहे हैं बस टीचिंग के। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ी है, ऐसा नहीं है 10 साल में यूथ बढ़ गए एकदम से। ठीक है, वो यूथ 2000 से बढ़ रहा था, जब से हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो 1981 में हमारी पीक पे पहुंची पॉपुलेशन, वही बच्चे 20 साल में जब बड़े हुए 2000 के आसपास वो जॉब मार्केट में एंटर हुए। लेकिन मनमोहन सिंह वॉज अ मैन हु हैंडल्ड इट वेरी वेल। ओके, बट दिस गवर्नमेंट सिर्फ सैलरी पेंशन का खर्चा नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, इन्होंने जानबूझकर जॉब्स रिड्यूस करते गए, आउटसोर्स करते गए। 1/3 वैकेंसीज हम अबॉलिश कर देंगे, उनको नहीं भरेंगे। ओके, और फिर मीडिया आपको ये दिखाता है कि नहीं ये तो पॉपुलेशन ज्यादा है ना, इसकी कंपटीशन बढ़ गया है, इसलिए जॉब्स की क्राइसिस हो रहे हैं। ठीक है, मेन क्राइसिस इनकी वजह से हो रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी, आप अगर उनकी भक्ति आपको पसंद है तो आप शौक से कीजिए। बाकी मैं पिछले 10 साल से ये चीजें देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट कितने अच्छे स्टेप्स ले रही है यूथ के लिए, कि वो गिग वर्कर बना के खोजें आपको। सुसाइड इज द लीडिंग कॉज ऑफ मोर्टेलिटी फॉर द यंग विमेन। विमेन कहाँ जाएगी विमेन? आज आप फैमिली से पूछिए, जो सोशल जिस तरह के नॉर्म्स हमारे यहाँ, कॉर्पोरेट में ज्यादा लड़कियों को भेजना पसंद नहीं करती है फैमिलीज। उनके लिए सबसे सेफ जॉब मानी जाती थी बैंकिंग सेक्टर एंड टीचिंग सेक्टर, और बहुत मिलती भी थी, बहुत अच्छे से मिलती थी उनको जॉब। अब आप कह रहे हैं कि हमने सीआरपीएफ में हमने 33% रिजर्वेशन दे दिया विमेन को। कितनी फैमिलीज भेजेंगी यार विमेन को सीआरपीएफ में? कितने पेरेंट्स अपनी बेटी को सीआरपीएफ में भेजेंगे? सीआरपीएफ तो छोड़िए, आप सीएपीएफ का एग्जाम निकाल के भी कई लड़कियों ने ड्रॉप आउट मारा है यूपीएससी में, नहीं गई है ज्वाइन करने। दीज वर दी जॉब्स जो लड़कियां प्रेफर करती थी, और आपने इन्हीं को बर्बाद किया सबसे पहले। है नहीं भाई, सुसाइड एवरी 8 मिनट्स। नो, अब ये जो सोसाइटी के फैक्टर्स हैं, ये कोई एक सिंगल रीजन नहीं देख सकते हम इसके लिए, मल्टी फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट इज रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, फैमिलियल एंड कल्चरल फैक्टर्स। जैसे एक है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, 54% लोगों के का रीजन यही रहा है डेथ का, मेंटल हेल्थ। ओके, नेगेटिव और ट्रॉमेटिक फैमिली इश्यूज, वो डिवोर्स हो रहे हैं, फाइट्स हो रही हैं, कई बार बच्चों पे मेंटल टॉर्चर हो रहा है, इस तरह की चीजें। एकेडमिक स्ट्रेस 23%, ये एकेडमिक स्ट्रेस की वजह से। सोशल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स, इस सोशल फैक्टर्स में अमेरिका में जो केस आया था ना, वहाँ पे इंस्टा वालों, ये जो जकरबर्ग वगैरह हैं फेसबुक वाले, इनको पता है वहां पर बकायदा खड़े होकर सॉरी बोलना पड़ा है अमेरिका में लोगों से, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, ऐसे ऐसे फिल्टर लगा दिए हैं, और ये 13-13 साल के बच्चे बच्चियों पर ऐसा असर किया है इन्होंने कि वो उनको वैसी ही स्किन, वैसी ही लुक चाहिए जैसे ये फिल्टर्स हैं, जो कि अनरियलिस्टिक है, पॉसिबल नहीं है उतनी क्लीन स्किन या उस तरह का दिखना। लेकिन इन फिल्टर्स में बच्चों के दिमाग में ऐसा परसेप्शन बना दिया कि हम अगर ऐसे नहीं दिख रहे हैं तो हम गुड लुकिंग नहीं है, तो वो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका सब कुछ, उनका इंटरेस्ट, वो अपने आप को ये मानने लगे यार कि हम तो उतने अच्छे नहीं दिखते हैं। इसके लिए इसके लिए पार्लियामेंट में प्रॉपर इनकी ट्रायल हुई है यूएसए में, और इन लोगों ने सॉरी बोला है पेरेंट्स को कि ये 13 साल से कम के बच्चों को अब हम फेसबुक इंस्टा अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, इनके दिमाग पे उसका असर पड़ रहा है।
राइट। तो ये जो आप सोशल एंड लाइफस्टाइल फैक्टर ना, ये भी रिस्पॉन्सिबल है डेथ के लिए 20%, वायलेंस 22%, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस ये जॉब्स क्राइसिस की वजह से, रिलेशनशिप फैक्टर फिजिकल एंड सेक्सुअल अब्यूज, एग्जामिनेशन फेलियर, इंटरजनरेशनल कन्फ्लिक्ट्स, पैरेंटल प्रेशर एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। Now, arranged and early marriages, young motherhood, low social status, domestic violence, economic dependence are well documented. Rigid gender roles, discrimination. कई जगह पता है हाउस वाइफ ना सेम सेम काम करके बोर भी हो जाती हैं, एंड रियली दैट लाइफ इज रियली टफ। रात को सो, सुबह उठो, फिर वही काम, अगले सुबह फिर वही काम। तो ये जो लाइफ स्टाइल है ये भी स्ट्रेस देती है। Enormous competition to get into colleges, media hype around results and shame associated with that. Now this is a very bad thing। ठीक है, मीडिया ऐसे हाइप करता है जब कोई सेलेक्ट हो जाता है, वाह वाह फलाना बेटी ने ये कर दिया, फलाना बेटी ने वो कर दिया, उससे क्या होता है दूसरे बच्चों पे प्रेशर पड़ता है, फिर वो अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि मैं यहाँ क्यों नहीं हूँ। एंड सिमिलरली अब तो इवन लोग भी क्रिटिसाइज करने लगे हैं कि कई आईएएस आईपीएस वगैरह जो कि अभी यंग है रिक्रूट, 1-2 साल पहले सिलेक्ट हुए हैं, ये कैमरा लेके जाते हैं फील्ड में विद कैमरा, ये सेलिब्रिटी की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो उसको देख के बच्चे और ज्यादा डिप्रेशन में आते हैं, यार हम भी यहाँ होते शायद पर हम नहीं हो पाए, चलो हम दी एंड कर लेते हैं लाइक। तो इस तरह की बकवास, ये तो देखिए ये इतना ज्यादा हो रहा है ये चीज, और आप पब्लिक में जाके क्या कर रहे हो, एक क्लास सी क्लास डी या बी ग्रेड के ऑफिसर को डांट लगा रहे हो, और पूरे सबके सामने डांट लगा के और उसको आप सोशल मीडिया पे डाल भी रहे हो फिर। ओके, तो ये चीज आप यकीन मानिए आज नहीं तो कल ये रिस्ट्रिक्शन करेगी गवर्नमेंट, इसके लिए अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेगी। ये जो आईएएस आईपीएस आजकल कैमरा लेके चल रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है, वो गवर्नमेंट का एक्शन जल्दी आएगा उस पे। अल्कोहल, सब्सटेंस अब्यूज यानी ड्रग्स वगैरह, दिस देयर हैज बीन मार्क्ड इंक्रीज इन इंटरनेट यूज, साइबर बुली बहुत ज्यादा होती है। मीडिया हैज ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन वल्नरेबल यंग पीपल, सेंसेशनल रिपोर्टिंग ऑफ डेथ सुसाइड बाय सेलिब्रिटी। अब ये तो खैर ये फालतू की पॉइंट्स लिख रही हैं आर्टिकल में, पैसे मिले हैं तो कुछ ना कुछ तो लिखना है। ऐसा नहीं है कोई सेलिब्रिटी ने डेथ कर ली तो आपके दिमाग में भी इंक्रीज होने लगेगी कि यार मैं भी कर लूं, ऐसा नहीं होता। हाँ वो कुछ गेम आए थे ब्लू वेल करके, ऐसे वाहियात गेम ने जरूर कुछ सुसाइड करवाए थे। देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन सर्च ऑन गूगल ऑन हाउ टू कमिट सुसाइड। Young people can be taught problem solving, impulse control and emotional अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटल डिस्ट्रेस, ये स्कूल कॉलेज लेवल पर ही होना चाहिए। अडॉप्टिंग ए हेल्थी लाइफस्टाइल, ओके, ना कि सिर्फ मोबाइल में घुसे रहो आप दिन भर। इंप्रूव मेंटल हेल्थ एंड रिड्यूस सुसाइड। Improving the family environment by reducing domestic violence and alcohol consumption and providing economic assistance. Societal changes to reduce stigma, discrimination based on caste, religion, and sexuality. So, और आपकी जो भी strategy needs to be more visible. Ministry of Health constituted a task force in November 2019 to develop a national suicide prevention strategy for India. ओके, तो ठीक था, कोई ज्यादा अच्छा आर्टिकल भी नहीं था। इम्प्लीमेंटिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, अब ये सब सेम टाइप ही आर्टिकल है लेकिन इसमें से हमें 4 काम के पॉइंट्स मिलेंगे, तो हम सिर्फ उन पॉइंट्स पे फोकस करते हैं। फर्स्ट सजेशन, फर्स्ट इज टू एड्रेस द अर्बन माइग्रेंट्स हेल्थ नीड्स एंड रिफॉर्म इन इनफॉर्मल सेक्टर। नो सी, आप ट्रीटमेंट, सपोज कि आप ट्रीटमेंट कहीं भोपाल में करवा रहे थे, ठीक है, अब आप माइग्रेट होके आ गए हो दिल्ली, तो हो सकता है कि आपके ट्रीटमेंट में फिर प्रॉब्लम आती है। जैसे अब छोटा सा समझो आप कि आपके दांतों में ब्रेसेस लगे हैं, ठीक है, आप भोपाल के डॉक्टर ट्रीटमेंट करें, आप हर महीने आप जा रहे हो चेक उसको टाइट करवाने, ठीक है, हर महीने ऊपर नीचे जंप कर रहे हो, तो ये तो एक मिडिल क्लास में चलो फिर भी हो जाएगा। जो माइग्रेंट्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, सपोज कि किसी को टीबी की प्रॉब्लम है, राइट, तो अगर उसका ट्रीटमेंट वहां चल रहा था तो फिर दिल्ली में आके उसको दिक्कत होगी, राइट। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि वो इतनी स्मूथ मोबिलिटी बने, इतना स्मूथ ट्रांजिशन हो उसके डॉक्यूमेंट्स का और उसके ट्रीटमेंट का गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, कि वो जो उसकी मोबिलिटी है, जो माइग्रेशन है, उसको एड्रेस कर सके। ओके, तो फर्स्ट इज वी नीड टू एड्रेस द अर्बन माइग्रेंट्स हेल्थ नीड्स एंड रिफॉर्म इन इनफॉर्मल सेक्टर। There is need to include the element of mobility and portability of access to healthcare services to aid continuity of treatment. Okay, that is first point. Second, to simplify the reimbursement processes for reducing out of pocket expenditure, ठीक है, ताकि अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है तो आप उसको रिम्बर्स करने का कुछ प्रोविजन रखिए, क्योंकि एक वर्कर के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि अगर उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए उसको हर महीने बार बार बिहार जाना पड़ रहा हो दिल्ली से, तो वो मुश्किल हो जाता है। थर्ड इज टू क्रिएट एन इंक्लूसिव हेल्थ सिस्टम, एक डैशबोर्ड बनाना चाहिए टू एंश्योर बेटर इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसिडरिंग लैंग्वेज बैरियर एंड डाइवर्सिटी इन द अर्बन कंटेक्स्ट। Fourth, to implement the community-based primary health care in urban as well as peri-urban center with seamless referral system, we need to foster integration of services. Okay, रेफरल सिस्टम स्ट्रेंथन होना चाहिए कि अगर प्राइमरी लेवल पे नहीं हो पा रहा है ट्रीटमेंट तो आगे रेफर कर दो। ए हेल्दी पॉपुलेशन इज एन एम्पावर्ड पॉपुलेशन।
सिमिलरली यहाँ पे इन्होंने बात की है कि हेल्थ टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हैज सीन ए रैपिड ग्रोथ एंड इनोवेशन। तो हमें थोड़ा सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए, तो उसके लिए जरूरी है कि हम ऐसे इनिशिएटिव्स में इन्वेस्ट करें जो प्रिवेंट ही कर पाए केयर को। जैसे फॉर एग्जांपल 70% हमारे यहाँ जो बीमारियां होती हैं दे आर वाटर बॉर्न डिजीज। तो अगर हम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करने में इन्वेस्ट करेंगे तो इतनी बीमारियों को हम वैसे ही रिड्यूस कर सकते हैं। Right? Preventive care and public health initiatives should be prioritized, reduce the burden of the disease and promote overall wellness. वैक्सीनेशन ड्राइव टाइमली, जैसे हम अब बच्चियों को एचपीवी वैक्सीन देने वाले हैं सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए। ओके, सिमिलरली डिजीज सर्विलेंस करें, हम हेल्थ एजुकेशन को प्रोवाइड करें। प्राइवेट हेल्थ केयर नीड रिफॉर्म इन पब्लिक इंटरेस्ट। नो सी, प्राइवेट हेल्थ केयर अब खासकर इस गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट आई है इसका तो यही मानना है कि सब कुछ प्राइवेटाइज ही होना चाहिए तभी देश अच्छे से चल सकता है। प्राइवेट हेल्थ केयर अनअफोर्डेबल है, बहुत ज्यादा अनअफोर्डेबल, बहुत मुश्किल हो जाता है उसको अफोर्ड करना। फर्स्ट थिंग इज कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है उनके रेट में। कोई हॉस्पिटल सेम ट्रीटमेंट के लिए कुछ चार्ज कर रहा है, दूसरा हॉस्पिटल उसी सेम ट्रीटमेंट के लिए कुछ और चार्ज कर रहा है। राइट, सो द रेट्स ऑफ देयर सर्विसेज आर जनरली नॉट ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट रूल लाए गए थे 2012 में, अगेन मनमोहन सिंह के टाइम। उन्होंने स्पेसिफाई किया था कि ऑल हेल्थ केयर प्रोवाइडर मस्ट डिस्प्ले देयर रेट एंड शुड चार्ज स्टैंडर्ड रेट एज डिटरमिन्ड बाय द गवर्नमेंट। ओके, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना कि आप पेशेंट को लेकर हर एक हॉस्पिटल में जाके पहले रेट पता करते रहोगे कि ये ट्रीटमेंट कराना है, इसके रेट क्या है, उसके रेट क्या है। आप डिस्प्ले रखिए ना अपने उस पे, या तो वेबसाइट पे डाल दीजिए या बाहर डिस्प्ले लगा दीजिए कि किस ट्रीटमेंट की क्या कॉस्ट है आपकी। राइट, तो ये रूल्स लाए गए थे 2012 में, लेकिन ढंग से इंप्लीमेंट हुए नहीं वो। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल द proportion of cesarean deliveries in India in private hospital is 48%, which is 3 times higher compared to public hospital। अब जरा ये बताइए प्राइवेट हॉस्पिटल में इतनी ज्यादा सिजेरियन क्यों हो रही हैं, आप ऑपरेशन से बच्चा क्यों कर रहे हो, जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो सिर्फ 14% है जहां ऑपरेशन से पैदा किया जा रहा है। क्योंकि अगर आप कॉस्ट देखेंगे 10,000 रुपीज लगते हैं नॉर्मल डिलीवरी में, 40,000 लगते हैं सिजेरियन में। डॉक्टर बेवजह जानबूझकर प्राइवेट हॉस्पिटल में डराते हैं प्रेग्नेंट लेडी को, पेशेंट को, कि नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल डिलीवरी इज रिस्की, नॉर्मल डिलीवरी इज रिस्की, आप सिजेरियन कराइए ताकि उनको 10 की जगह 40,000 मिले। और ये डेटा इसी से पता चलता है, प्राइवेट हॉस्पिटल अपने यहाँ आने वाले पेशेंट्स में 48% को सिजेरियन सजेस्ट कर रहे हैं, और जबकि पब्लिक हॉस्पिटल में हार्डली 14% को सिजेरियन सजेस्ट किया जा रहा है। ओके, यहाँ पर कोशिश की गई थी एक बार कि कंप्लीट पेशेंट के राइट का चार्टर बनाया जाए और उसको इफेक्टिवली एनफोर्स भी किया जाए सभी हेल्थ केयर फैसिलिटीज अक्रॉस द कंट्री में। जैसे अगर आप लीगली जाएंगे ना बाय लॉ, तो ये अलाउ नहीं है कि आप पेशेंट की डेड बॉडी को अपने पास ही रखेंगे जब तक कि सामने वाला पूरे पैसे जमा ना करा दे। ऐसा नहीं है। ओके, ये रूल्स में है कि आपको बॉडी तो हैंड ओवर करनी ही पड़ेगी पहले, उसके बाद आप जो आपका पैसे वैसे का हिसाब है वो देख लो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि डेड बॉडी हम देंगे ही नहीं जब तक आप पैसे जमा नहीं करोगे। ठीक है, बट ये जो राइट्स हैं पेशेंट के, ये इसका चार्टर अवेलेबल ही नहीं कराया गया कभी पब्लिक में, ठीक है, उसका एनफोर्स किया ही नहीं गया अच्छे से। सिमिलरली कॉलेजेस का कमर्शियलाइजेशन रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट कभी नहीं रुकेगा, बिकॉज ये जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं ना, जो हॉस्पिटल्स चलते हैं, कॉलेजेस चलते हैं, यही होते हैं जो फंडिंग देते हैं इलेक्शंस में। ठीक है, इसलिए कभी गवर्नमेंट इनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेती। चलिए हम कॉलेज लेवल से हट के स्कूल लेवल पे आके देख लें, अगर आप स्कूल लेवल पे जाएंगे ना, आप देखेंगे कि बुक्स के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, और अगर आप अपने घर में बच्चों की पिछले साल की बुक देखोगे ना, आप देखोगे कि पूरी बुक तो पढ़ाई भी नहीं गई है। सो मकसद स्कूल का बुक पढ़ाना नहीं रह गया, सिर्फ बुक बेचना रह गया। जब हम लोग छोटे थे तब इस तरह की चीजें सुनने को मिलती थी, हो सकता है आपके यहाँ आज भी मिलती हो, कि इसी शॉप से जाइए, वहीं से बुक्स खरीदिए, आप अपना मेजरमेंट दे दीजिए, आपके कपड़े बन के यहीं कॉलेज स्कूल से ही दिए जाएंगे आपको। और क्यों? क्योंकि उनका बाहर कमीशन होता है दूसरे के साथ। कई बार इतनी ज्यादा नोटबुक, इतनी तरह की बुक्स रेकमेंड कर दी जाती है बेवजह। अगर आज हम ऑन एन एवरेज देखें ना, तो एक बच्चे का कोर्स, मैं छोटे क्लास की बात कर रहा हूँ, KG 1 KG 2, क्योंकि मैंने दिलाया है अपने घर में, तो करीब करीब 4 से 5 हजार तो नर्सरी KG की बुक्स आती हैं आजकल। राइट, लेकिन उसके बाद भी स्कूल्स पे एक्शन नहीं लिया जाता इसके अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि यही स्कूल्स, यही कॉलेजेस सबसे बड़े फंडर होते हैं इलेक्शंस में। ठीक है, छोटे लेवल पे जब इलेक्शंस होते हैं स्टेट लेवल पर, तो वहां के मिनिस्टर्स हो गए, MLAs हो गए, उनको फंडिंग यही स्कूल कॉलेजेस देते हैं। इसलिए इनका कमर्शियलाइजेशन बहुत तेजी से होता जा रहा है। आप किसी भी कॉलेज को उठा लीजिए, हर नेता का पैसा लगा होगा वहां। हॉस्पिटल देख लीजिए, अच्छे अच्छे चीफ मिनिस्टर्स के भी पैसे लगे हुए हैं वहां। अब यहाँ पे एक एक का नाम लेके बताना पॉसिबल नहीं है, बट मुंबई के सबसे बड़े जो कॉलेजेस है ना, उसमें एक ही मिनिस्टर का पैसा लगा हुआ है जो बीजेपी में था। अब मिनिस्टर नहीं है वो, लेकिन सांसद अभी भी है। ओके, उसी तरीके से आपका यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर में बाजीराम के बाद जो एक सबसे बड़ी कोचिंग है, उसमें बीजेपी के सबसे बड़े स्पोक पर्सन का पैसा लगा हुआ है। आपकी एजुकेशन को कमर्शियलाइज किया जा रहा है जानबूझकर।
there is urgent need to control commercialized private medical colleges, especially mandating that fees must not be higher than the government medical colleges. अब क्या ये मैंडेटरी किया जा सकता है कि आप प्राइवेट कॉलेज खोलना है खोलो, लेकिन आपकी जो फीस होगी वो गवर्नमेंट कॉलेज से ज्यादा हाई नहीं हो सकती? दैट इज नॉट पॉसिबल एंड दैट इज नॉट नेवर गोइंग टू हैपन इवन, क्योंकि नेताओं का ही पैसा लगा हुआ है इन कॉलेजेस में. Further, the expansion of medical education must be focused on public colleges rather than commercialized private colleges. पता है इवन हमारे एमपी की अगर हम बात करें ना, तो आज से करीब 40 इयर्स हो गए हैं जब पिछला गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज खुला था. मैं एनआईटी आईआईटी की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको हटा दो. तो उसके अलावा जो इंजीनियरिंग कॉलेज खुला था वो लास्ट टाइम 40 साल पहले खुला था. एसएआई करके कोई कॉलेज है विदिशा डिस्ट्रिक्ट में, okay? विदिशा में वो खुला था 40 साल पहले. उसके बाद गवर्नमेंट ने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला ही नहीं कोई. ओके, सिमिलरली गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट जो है प्रेजेंट, वो तो यही मानती है कि नहीं ये सब एजुकेशन तो प्राइवेटाइज ही चलना चाहिए तभी अच्छा चलता है. ठीक, गवर्नमेंट कॉलेजेस आपने खोलना ही बंद कर दिए हैं. आपने जानबूझ के मेडिकल की गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीटें कम की हैं, आपने गवर्नमेंट कॉलेज खोलना बंद कर दिए. और दिक्कत ये है कि उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट अगर सोचे कि चलो हम तो गवर्नमेंट कॉलेज खोलेंगे, जैसे तमिलनाडु ने कहा हम तो मेडिकल के गवर्नमेंट कॉलेजेस खोलेंगे, और तो फिर आपका जो एनएमसी है वो एक बकवास सा रूल ले आया था कि आप सिर्फ 100 सीट्स दे सकते हैं फॉर एवरी 10,000 स्टूडेंट्स, सॉरी एवरी 1,000 स्टूडेंट्स. नहीं, इस तरह का ही कुछ लेकर आया था जो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था. ओके, तो आप इस तरह की चीजें रूल ले आते हो ताकि स्टेट गवर्नमेंट भी जो अपनी तरफ से गवर्नमेंट कॉलेजेस खोलना चाहती है वो भी नहीं खोल पाएगी. ओके, और बल्कि उल्टा तमिलनाडु में तो जो रेशियो था स्टूडेंट्स और सीट्स का मेडिकल में, ठीक है, वो और हाई था, तो वो फिर उनको उल्टा रिड्यूस करना पड़ जाती. तो इस तरह के फालतू के रूल्स भी लाए जाते हैं. कुल मिलाकर सिर्फ उनको एजुकेशन को पूरा प्राइवेटाइज करना है, खुल के लूट मचानी है. नाउ नेशनल मेडिकल कमीशन नीड्स an independent multi-stakeholder review and reform, keeping in view criticism that this body lack representation of diverse stakeholders. ठीक, तो पहले तो इस एनएमसी को रिफॉर्म करना जरूरी है. बट ये ऑलरेडी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिफॉर्म करने की बात ही बनी है, तो अब इसको और क्या रिफॉर्म करोगे? द थिंग इज कि यार, आप समझ गए ना, जहां इस तरह की चीजें इन्वॉल्व होंगी वहां सरकार नहीं करती है काम. ओके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होती है एंड फर्दर कमर्शियलाइजेशन करते जा रहे हैं ये लोग एजुकेशन का. ये लोग कमर्शियलाइजेशन को और प्रमोट कर रहे हैं. ओके, नीट को रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, जैसा कि तमिलनाडु ने कहा है कि ये लेस प्रिविलेज स्टूडेंट जो कोचिंग वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते उनको डिसएडवांटेज पे डाल देता है, और ऊपर से एनक्रोच कर रहा है स्टेट्स की ऑटोनॉमी को. ओके, तो ये हेल्थ को लेकर 5 आर्टिकल्स थे. इवन आई एम बोर्ड विद दिस 5 आर्टिकल. एनीवे, यहाँ पर एक ह्यूमन यूएन हैबिटाट करके एक बॉडी थी, तो इसके बारे में कुछ बातें जाननी है हमें. ठीक है, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ओके, यूएन फंड एंड प्रोग्राम, ठीक, ये चलता है आपका. पहले इसके बारे में जानते हैं. दिस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली एंड हैव फोकस्ड मैंडेट. द प्राइमरी फोकस इज टू एड्रेस द पर्टिकुलर ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट कंसर्न्स. इसकी फंडिंग का सोर्स क्या है? तो इट इज फंडेड ईदर मेनली और एंटायरली थ्रू वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन. ठीक है, इसके पास जो भी फंड आते हैं वो बस दान धर्म से आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कहीं से रेज कर सकता है. ठीक है, इसकी एक खुद की गवर्निंग बॉडी होती है एंड इसकी सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेशन करने का काम दिया गया है इकोसॉक एंड एक चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड को. आपके लिए जो जानना जरूरी है वो ये है कि द मेन फंड्स एंड प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं यूएन के. फर्स्ट इज यूएनडीपी, डेवलपमेंट प्रोग्राम है. यहाँ पर एनवायरमेंट प्रोग्राम है, ये दो हम पहले कर चुके हैं, कई बार जान चुके हैं. ठीक है, ये वाला जो है ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम हैबिटाट, ये हम आज जानेंगे. ठीक है, इसके अलावा यूनिसेफ, यूनिसेफ चिल्ड्रंस के लिए जो फंड है, पॉपुलेशन के लिए फंड है, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम. वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पहले, ये 3 हम पहले कर चुके हैं. यूएन हैबिटाट हम आज करेंगे, और बाकी ये 2 हैं, ये कभी अगर न्यूज में आएंगे तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि जो न्यूज में रहा होगा वही करोगे तो बेटर है. अगर ऐसे करने जाओगे तो फिर तो सिलेबस का कोई लिमिट नहीं है. अगर यूएन हैबिटाट के बारे में जानते हैं, बाकी मैंने नोट्स यहाँ पे 5 के पूरे 6 के दिए हुए हैं आपको, आप खुद से रिवाइज कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से पिक कर लीजिएगा. ओके, इजी एज पाई यूपीएससी टेलीग्राम ग्रुप का नाम है. यूएनडीपी वी हैव ऑलरेडी डन बिफोर. ओके, यहाँ पर रिपोर्ट्स वगैरह भी मेंशन की हुई है उनकी. इसके अलावा इनके फोकस एरियाज यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा वहां से. हम जानते हैं यूएन हैबिटाट को आज. यूएन हैबिटाट, it is mandated by United Nations General Assembly to promote socially and environmentally sustainable towns and cities to provide adequate shelter for all. ये इसका बेसिक गोल है. ओके, और ये काम कर रहा है टू अचीव द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन, दैट इज टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड प्रमोट एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन. कब स्टैब्लिश हुआ है? 1977 में. ओके, और ये मेंबर भी है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का, ऑफ कोर्स होगा ही.
Right. The main document outlining the mandate of the organization are वैंकूवर डिक्लेरेशन, वैंकूवर कनाडा, ठीक है, वहां पे ये सब डिसाइड हुआ था। इसके दो गोल्स हैं, नाउ फोकस ऑन दिस। फर्स्ट इज एडिक्वेट शेल्टर फॉर ऑल, सबकी सर पे छत होनी चाहिए। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट इन अर्बनाइजिंग वर्ल्ड। Alright. Now, World Urban Forum, UN Habitat organized World Urban Forum, which is an international conference dedicated to urban issues, and World Urban Campaign ये कोऑर्डिनेट करता है विद वर्ल्ड, कोऑर्डिनेट करता है वर्ल्ड अर्बन कैंपेन को, जो कोलिशन है आपका पब्लिक, प्राइवेट एंड सिविल सोसाइटी पार्टनर्स का, फॉर शेयरिंग एंड लर्निंग ऑन इनिशिएटिव एक्शन एंड पॉलिसी ड्राइविंग पॉजिटिव चेंज टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ओके, तो ये इन सबके साथ कोलैबोरेट भी करता है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट्स वगैरह के साथ, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के साथ, सिविल सोसाइटी कॉर्पोरेशंस के साथ। इसकी तीन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट निकल के आती हैं, विच इज वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट, हैबिटाट कमिटमेंट इंडेक्स, और इसका हेडक्वार्टर है नायरोबी कीनिया, और यूएनईपी का भी यही है। ओके, तो हमने यहाँ पे यूएन हैबिटाट के बारे में जाना, ये आप खुद से रिवाइज कर सकते हैं। यूएनईपी हम पहले कर चुके हैं। चिल्ड्रन फंड आप यहाँ से पढ़ सकते हैं अगर खुद से पढ़ना चाहें, पॉपुलेशन फंड, ठीक है, बाकी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो दो न्यूज में रहे नहीं है। अब ये देखिए 2017 का क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन था भी अच्छा खासा टफ। See, UN Habitat mandated by UN General Assembly to promote socially and environmentally sustainable towns and cities to provide access, adequate shelter for all. Right? Correct statement. It partners with either government or local urban authorities only. Now ये गलत हो गया, हमने ऊपर क्या देखा था, पब्लिक या प्राइवेट या फिर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप करता है वो। ओके, और इसने कहा कि ओनली विद लोकल गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। UN Habitat contributes to the overall objective of United Nations system to reduce poverty and promote access of safe drinking water and basic sanitation. So that is also right. Okay, all 1 and 3 correct. Okay, चलिए आगे चलें, हेल्थ के बारे में थोड़ा ज्यादा जान दिया आज। ओके, ये विस्टारा फ्लाइट यू कैंसिल हुई, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। ओके, यहाँ पर टेक्नोलॉजी बताइए पूरी सेमीकंडक्टर चिप के बारे में, और ये मैं ऑलरेडी मींस 450 प्लस में बहुत अच्छे से कर चुका हूँ, मैंने आपको एक एक स्टेप बताया है इसका। ओके, ये सब डिस्कस किया हुआ है, प्लीज वहां से देख लेना अगर आप न्यू हैं तो, और अगर आपने पहले देखा हुआ है तो आपको ये पूरा पता होगा। ठीक है, वेफर्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी कौन सी नंबर की स्टेज है, कैसे वर्क करती है, इसमें ट्रांजिस्टर्स जो यूज होते हैं, सेमीकंडक्टर चिप के बारे में कैसे बनती है, ये सब वहां पे किया हुआ है। 40-45 मिनट्स का लेक्चर है, बट ये पूरा सेमीकंडक्टर का इशू वहीं खत्म हो जाएगा, और प्लस कि इंडिया इस पे क्या क्या इनिशिएटिव ले रहा है हमने वो भी किया हुआ है उसमें। ओके, तो वहां से आप अपडेट कर लीजिएगा प्लीज। यहाँ पर ये केलकर, मिस्टर केलकर के ही कहना है, इन्होंने भी वही बातें कही है। ये चेयरमैन थे 13 फाइनेंस कमीशन के, मिस्टर विजय केलकर। ठीक है, जीएसटी रोल आउट किया गया 2017 में। इन्होंने कहा है जीएसटी में अभी भी फ्रॉड्स हो रहे हैं, लोग इवेशन कर रहे हैं टैक्स का, हाई रेट है बहुत ज्यादा टैक्स जीएसटी के, बहुत ज्यादा। इवन मैं आपको जो कोर्स करा रहा हूँ उस पर भी 18% जीएसटी लगता है। ओके, सो दैट इज शेयर रेडिकुलस, राइट, मतलब इतना ज्यादा टैक्स। तो इन्होंने रेकमेंड किया है कि सिंगल जीएसटी दीजिए 12% का, एंड शेयर इट इक्वली विथ ऑल टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, ऑल टीयर्स मतलब सेंटर का भी शेयर फिक्स हो उसमें, स्टेट का भी हो, और अर्बन लोकल बॉडीज का भी हो, क्योंकि अर्बन लोकल बॉडीज फाइनेंशियली बिल्कुल पुअर हो चुकी है, उनके पास टैक्स का कोई सोर्स नहीं रह गया। पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास बैठ जाता था तो वहां से वो अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को देती थी। ठीक है, लेकिन वैट आपने खत्म कर दिया, सेल्स टैक्स वगैरह खत्म कर दिया, तो प्रॉब्लम ये है कि अब सिर्फ जीएसटी में शेयर दे दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट फिर नीचे नहीं देती लोकल को। तो ये हमेशा से रेकमेंड किया गया है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज है ना, थर्ड टीयर हमारा, उसका एक फिक्स शेयर कर दीजिए आप जीएसटी में, राइट। सिंगल रेट लगाइए, सिंपल जीएसटी और वैट लॉस लेकर आइए। 80% हैव ऑप्टेड फॉर सिंगल टैक्स रेट। वर्ल्ड ओवर जितनी कंट्री ने जीएसटी इंप्लीमेंट करा है, 80% कंट्रीज ने सिंगल टैक्स रेट रखा है, और हमने कितने स्लैब्स बना रखे हैं, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, 5-5 स्लैब बना रखे हैं हमने। हमें भी सिंगल रेट बनाना चाहिए 12% का, ये रेकमेंड किया है इन्होंने, और इन्होंने 13 फाइनेंस कमीशन जब हेड की थी तब भी यही कहा था कि सिंगल जीएसटी रेट लेकर आइए। आप चाहो तो थोड़ा सा अलग से वैट के अलावा का जो टैक्स है वो लगा सकते हो डीमेरिट गुड्स पर, ठीक है, जैसे आपके अल्कोहल वगैरह पे। जीएसटी रेवेन्यूज टू बी शेयर्ड विद द थर्ड टीयर ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन, याद रखिएगा। Strengthening the fiscal base of urban governments and deepen the democracy and governance at grassroots level. We need to create a consolidated fund for the third tier. अर्बन लोकल बॉडीज के लिए एक अलग से फंड बनाना चाहिए हमें, जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ सेंटर है इंडिया, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है, वैसे एक कंसोलिडेटेड फंड हमें थर्ड टियर के लिए भी बनाना चाहिए। ओके, और जीएसटी में रिफॉर्म करने की जरूरत है, वेयर जीएसटी विल बी शेयर्ड इक्विटेबली बिटवीन सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। ओके, तो अच्छे रिकमेंडेशन है, याद रहेंगे, आपके आंसर अच्छे दिखेंगे।
इसराइल ने स्ट्राइक की है हिजबुल्लाह की साइड पर, लेबनान में बेस्ड है ये आतंकवादी संगठन, ठीक है, ये सब हम कर चुके हैं पहले। आकुश आकुश सिक्योरिटी पैक्ट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। अब ये कह रहे हैं कि इसको हम लोग थोड़ा इंक्रीज करना चाहते हैं, जापान को भी अपने साथ लाकर। ओके, चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया। इसमें ना दो पिलर हैं अभी तक के। फर्स्ट पिलर था इनका, न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन बनाएंगे तीनों मिलकर, ठीक है, या ऑस्ट्रेलिया को सेल करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट पिलर था, इसमें एक्सपेंशन करने की बात नहीं कर रहे हैं वो, इसमें जापान को मिलाने की बात नहीं कर रहे हैं वो, जापान को लाना चाहते हैं पिलर 2 में। और पिलर 2 किस चीज से रिलेटेड है, वो है इन डेवलपिंग दी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज लाइक क्वांटम कंप्यूटिंग, अंडर सी, हाइपरसोनिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर टेक्नोलॉजी। ये पिलर 2 में एक्सपेंशन चाहते हैं जापान को इंक्लूड करके, और हो सकता है फिर साउथ कोरिया को भी इनविटेशन दे दें। आकुश ये 3 कंट्रीज का है 2021 में, और ये मेंस में आया भी था आपका, ओके, ये मेंस में आकुश पे क्वेश्चन आ चुका है। ओके, टू पुश दी बैक अगेंस्ट चाइनाज ग्रोइंग पावर इन इंडो पैसिफिक रीजन। ओके, साइंस पेपर में आज ऐसा कुछ खास नहीं है हमारे लिए, ओके, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।